और इन्होंने इस बात को सिर्फ यहीं तक नहीं है कि जासूसी करते हैं, बल्कि जासूसी करने के साथ आपके कंप्यूटर में, आपके नेट में, आपके मोबाइल में, आपके ईमेल में, आपकी व्हाट्सएप चैट में कोई भी बात डाल सकते हैं। और उसके बाद पुलिस आपको कहेगी कि आपने चूंकि ऐसी बात डाली है तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, यूएपीए में आपको जमानत नहीं मिलेगी। और आप इसका मतलब कोई एक आदमी है जिसकी निगाह जो है सबकी गतिविधियों पर है। आप स्टेन स्वामी की तरह बिना जमानत के, बिना हियरिंग के, बिना पूछताछ के सड़ कर अदालत में या जेल में मर जाएंगे और आपकी जो है पूरी स्वतंत्रता जो है धरी की धरी रह जाएगी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। आज एक शब्द आपको लगातार सुनाई देता है, ट्रोजन हॉर्स। क्या है ये ट्रोजन हॉर्स? अगर आपको इसको जानना है तो आपको इतिहास की उन गलियों में जाना पड़ेगा जहां पर बहुत अतीत की यादें ट्रोजन हॉर्स के रूप में प्रसिद्ध है और जानी जाती है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब है एक घोड़ा, एक नकली घोड़ा, एक धोखा देने वाला घोड़ा, एक खिलौने रूप वाला घोड़ा। पुरानी एक कहानी है यूनान के समय की कि यूनान की एक रानी थी जिसका नाम था हेलेन। और हेलेन इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर ट्रॉय का जो राजकुमार था पेरिस, वो इतना उस पर मोहित हुआ कि वो उसको जो है किसी तरह बहगा कर, बुरगा कर, अपहरण कर कर ट्रॉय ले आया। ट्रॉय के बारे में प्रसिद्ध था कि उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी और उसके स्पार्टा के लोग जो थे वो इतने बहादुर थे कि उनसे युद्ध करके जीत पाना असंभव था। जब हेलेन के पति को अपनी पत्नी के अपहरण का पता चला तो उसने यूनान के सभी देवी देवताओं का आह्वान किया और यूनान के सभी जितने भी योद्धा हैं उनको इकट्ठा किया और सबने शपथ ली कि वो अपने आत्मसम्मान की प्रतीक हेलेन को ट्रॉय से वापस लेकर आएंगे। इतिहास में कहानी इस प्रकार चलती है कि सारे योद्धा यूनान से अपने पानी के जहाज़ों में स्पार्टा पहुंचते हैं और वहां पर लगातार युद्ध चलता है और वह युद्ध जो है 10 साल तक चलता है। 10 साल के युद्ध में यूनान को कोई जीत नहीं मिलती और अंत में एक दिन वो सफ़ेद झंडा लहराकर ये घोषणा करते हैं कि हम जा रहे हैं। यूनान के जब सभी योद्धा वापस चले आते हैं तो स्पार्टा के लोग जब अपने महलों के दरवाजों को खोलकर बाहर आते हैं, किले के बाहर आते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि लकड़ी का एक विशाल खिलौने नुमा जो है एक घोड़ा वहाँ रखा है और वो समझते हैं कि यूनान के लोगों ने उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ये जो घोड़ा है वो उनको दिया है। वो घोड़े को खुशी में खींचकर अपने नगर में ले आते हैं और नगर में लाकर वो जो है उत्साह मनाते हैं जीत की खुशी का। जीत का जश्न सारी रात चलता है और वो सब लोग सुरा सुंदरी का भोग करते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। और तभी जो ये लकड़ी का घोड़ा था इसको खोलकर यूनान के बहुत सारे योद्धा उससे बाहर निकलते हैं और वो सारे जो दरवाजे होते हैं उनको खोल देते हैं और खोलते ही जो यूनान की सेना है जो कि जाने का नाटक कर रही थी समुद्र के जहाज़ों से, वो वापस लौट आती है और इसमें निर्णायक युद्ध होता है और ट्रॉय के लोग हार जाते हैं और हेलेन को जीतकर यूनान के लोग वापस लौट आते हैं। तो इस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स का मतलब जो आपको बहलाने के लिए, लुभाने के लिए, जैसे कि रामायण में भी जिक्र आता है कि भगवान राम को जब मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर जो है ललचाया, अब भगवान जो है उसके लालच में आकर जो है उसके पीछे चले गए सीता को और राम को छोड़कर, और इस तरह सीता का अपहरण हुआ। ठीक वैसी ही कहानी ये ट्रोजन हॉर्स की है। और आज के समय में जो पेगासस नाम का जो ट्रोजन हॉर्स है वो भी आपके सामने इसी तरह आया है, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उन सबको पता है कि इस तरह के लुभावने मैसेज आपके पास आते हैं, लुभावनी कुछ स्कीम आपके पास आती है कि आप जाने अनजाने उसके पशुपेश में फंसकर मोहपाश में आप उसके फंस जाते हैं और फिर जो है वह आपके जो भी एप्पल है या एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है और आपका सारा डाटा जो है हैक हो जाता है। अब जो पेगासस का मामला है वो भी इसी तरह का मामला है और ये जो है ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ऐसे मालवेयर बोलते हैं, ये शब्द हैं, लेकिन ये ट्रोजन हॉर्स जो है इतना प्रभावशाली है कि और बहुत सारे जो दूसरे ट्रोजन हॉर्स हैं वो तो आपको ललचाते हैं। वो आपकी वेबसाइट पर एक पॉपअप होती है, कोई बात आती है और आप अपने को रोक नहीं पाते, जैसे बर्थडे विशेष हो गई या एक कहेंगे कि मैजिकल आपको एक मैसेज मिला है या आपने प्राइज विन किया है, लॉटरी निकली है। तो लेकिन जो है पेगासस जो है
ये इतना एडवांस है कि ये अपनी कोई चेतावनी भी नहीं देता, ये आपको ललचाता भी नहीं है, बस ये सीधे से हमला करता है और आपके पूरे के पूरे मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में ले लेता है। उसकी जो सारी की सारी जैसे काम करने की चीज़ें हैं, उसका कैमरा है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसके ईमेल हैं, उसका डाटा है, सब जो है एक दूसरे आदमी के कब्जे में चला जाता है। फ़ोन जरूर आपके हाथ में होता है, लेकिन फ़ोन के ऊपर नियंत्रण आपका नहीं होता, ये किसी दूसरे का होता है। अब हिंदुस्तान में जो है हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है इसका इस्तेमाल करती है। अभी थोड़े दिन पहले जो बात आई कि आर्सेनिक इंटेलिजेंस या एक एजेंसी है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जिसने बताया कि किस तरह से भीमा कोरेगांव के जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं, उनके जो मोबाइल और लैपटॉप जो हैं, उनको किस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया, किस तरह उस पर कब्जा किया गया। ये जो है जिस तरह से ये ट्रोजन हॉर्स का इंस्टॉलेशन मालवेयर के रूप में उनके लैपटॉप पर किया गया, और ये बताता है कि 2016 से 18 के बीच में 2 साल तक लगातार जो है उनके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हैक करके कंप्रोमाइज़ किया गया। और आर्सेनिक कंसल्टेंसी ने इस चीज़ को सिद्ध किया है कि ये सारी की सारी गतिविधियां जिसने भी की हैं वो व्यक्ति है जिसके पास अथाह धन है, अथाह पैसा है, अथाह शक्ति है और अथाह समय है। क्योंकि 2 साल तक अगर आप किसी के मोबाइल को या ईमेल को या उसके लैपटॉप को हैक करके रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, उस पर निगाह रखते हैं, तो इसके लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए, बड़ी मैन फोर्स भी चाहिए, बड़ा पैसा भी चाहिए और उसके लिए एक मोटिव भी होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मोटिव किसका हो सकता है। अभी जैसे पेगासस के जो NSO संस्था है जो उसको बेचती है, उसने कहा है कि हम इसे सिर्फ देश की सरकारों को बेचते हैं। 40 देश की सरकारों को उन्होंने अपना इस तरह का ऐप बेचा है, और ये ऐप जो है सस्ता नहीं है। अगर आप 50 लोगों का पेगासस से पूरा का पूरा जो मोबाइल है कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत पड़ती है 60 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान में 2000 लोगों का इस तरह की हैकिंग हो रही है, तो आप समझिए कि 2400 करोड़ रुपए तो उस ऐप को खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उन 2000 फ़ोन में क्या क्या बात हो रही है, कौन कौन से सिस्टम ऑपरेटिव हैं, उनको एनालाइज करने के लिए आपके कम से कम 10,000 लोगों की फ़ौज होनी चाहिए। एक 10,000 लोगों की फ़ौज जो है किसी ऑफिस में होनी चाहिए, तभी आप उसको ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा करने की ताकत, इतनी शक्ति, इतना पैसा और ऐसा करने की सक्षमता जो है अगर किसी आदमी के पास है, तो वो आज की भारत सरकार है, भारत सरकार की एजेंसियाँ हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1984 लिखने वाले लेखक जो थे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो उसमें वो एक घटना देता है कि एक अधिकारी होता है, वो अपनी सहकर्मी से उसका प्रेम हो जाता है और वो छुपकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जिस जगह वो प्रेम करने जाते हैं वहाँ पर एक टेलीविज़न का स्क्रीन होता है। वो स्क्रीन के भीतर जो है उनकी क्या गतिविधियाँ हो रही हैं सारी देखी जा रही होती हैं, और वो पकड़े जाते हैं और उनको बताया जाता है कि उस कमरे में वो क्या क्या कर रहे थे। तो इसी तरह जो है हिंदुस्तान में 18 सरकारी एजेंसियां हैं जो किसी के भी टेलीफोन को टेप कर सकती हैं, उनको ये कानूनी अधिकार मिला हुआ है। देश में जो 28 सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी को अधिकार है कि वो टेलीफोन टेपिंग का आदेश दे सकते हैं। 8 जो है हमारे देश में जो है केंद्र शासित राज्य सरकारें हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी को भी, एडमिनिस्ट्रेटर को भी अधिकार प्राप्त है। मेरा अपना एक वाक्य है, 2016 में मेरे पास ईडी से एक आदमी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। जब वो मुझे ईडी के ऑफिस में ले गए तो मेरे को वहाँ पर जो एडिशनल डायरेक्टर थे उनके कमरे में मुझे ले जाया गया और उन्होंने कहा कि हम आपको एक टेप सुनाना चाहते हैं। मैं सुनाइए। उन्होंने एक टेप ऑन की और उसमें मेरी बात जो हो रही थी वो हसन अली, जो कि पूना का कारोबारी था, जिसे घोड़े वाले के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में ये आ रहा था कि उसके पास $8 बिलियन है, वो उसके बीवी रहीमा से मेरी बात हो रही थी और वो बात बड़ी निजी और नितांत गोपनीय बात थी। उसमें उन्होंने सुनाई, मैंने सुनी, मैंने कहा हाँ ये रहीमा से मेरी बात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको दूसरी एक टेप और सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरी टेप सुनाई, वो भी रहीमा से थी, वो भी एक निजी बातचीत थी। और निजी बातचीत के बाद उन्होंने कहा हमारे पास आपकी ऐसी 16 कन्वर्सेशन है, तो पंडित जी आपका इसके बारे में क्या कहना है। मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं पंडित नहीं हूँ, इस केस में मैं जो हूँ हसन अली का वकील हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप वकील हैं तो हम कानूनी तौर पे आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वकील को और क्लाइंट के बीच अगर कोई भी बात होती है तो वो एक गुप्त बात है, वो परमिसिबल बात है, कानून में उसकी अनुमति है, तो हम आपसे कुछ नहीं कहना चाहते। तो लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे पता है कि मेरी जो जितनी भी बातें होती हैं, जब से मैंने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उन पर झारखंड सांसद रिश्वत कांड राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष की हैसियत से डाला था, तब से सारी एजेंसी मेरी जांच करती है।
उन्होंने कहा कि आपको कितनी एजेंसियों पे शक है? मैंने कहा 18 एजेंसियां करती हैं। तो ईडी के उस एडिशनल डायरेक्टर ने मुझे कहा कि टेप करने का अधिकार तो सिर्फ 16 एजेंसीज को है। तो मैंने उनको गिन के बताया कि 2 एजेंसियां ये और हैं जो आप भूल गए हैं। उसमें मैंने उन्हें कहा कि मिलिट्री की MI भी जांच करती है, टेप करती है, IB भी करती है, एक अंडरग्राउंड IB होती है UG IB, वो भी करती है, रॉ भी करता है। तो मैंने उन्हें सारे गिन के सुनाए और मैंने बताया कि ये सारी बात होती है। तो उन्होंने मुझे जो है कहा कि आपकी जानकारी हमसे अच्छी है और लेकिन हम आपके सारे फ़ोन आज भी टेप करते हैं। तो टेप का हिंदुस्तान की राजनीति से एक पुराना रिश्ता रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में टेलीग्राफ एक्ट में जो है 2 लोगों की बात सुनना जो है एक ऑफेंस था और उसके लिए सज़ा मिलती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में कई बार इस बात पर भूकंप भी आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर की सरकार इस बात पर गिर गई कि 2 हरियाणा पुलिस के सिपाही CID के लोग जो है राजीव गांधी के घर 10 जनपद की निगरानी कर रहे थे और इस बात पर सरकार गिर गई। उससे पहले 1988 में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे रामकृष्ण हेगड़े, उनकी सरकार इसी बात पे गिरी क्योंकि बोफोर्स का जब कांड पूरे देश में चल रहा था तब हेगड़े ने जो है DGP को कहा कि आप जो है 50 लोगों के फ़ोन को टेप करो और वो 50 लोगों की फ़ोन की टेपिंग की वजह से जो है रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा। 2 लोगों की बातचीत में सरकार की रुचि क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। आज जो है जो लोग कहते हैं कि IT एक्ट में गवर्नमेंट ने चेंज किया है और ये किया है कि उसने कहा है कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को, गूगल को और दूसरी एजेंसीज को अपने जो कंज्यूमर हैं उनकी इनक्रिप्टेड कॉल यानी जो गुप्त बातें हैं जो कोई सुनने का किसी आदमी को अधिकार नहीं, वो सरकार को बताना पड़ेगा। और सब लोग हिंदुस्तान में कोई आदमी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दर्शकों को कि 1986 में जब राजीव गांधी पोस्टल बिल लाए थे तो पोस्टल बिल में एक प्रावधान था कि भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट को ये अधिकार होना चाहिए कि कोई भी जो चिट्ठी है जो सीलबंद है उसको खोलकर वो पढ़ सके। और तब पूरे देश में एक आंदोलन हुआ कि आप हमारी बात को कैसे जासूसी कर सकते हैं। और यही सारे के सारे प्रावधान जो IT एक्ट में आज के समय में लगे हैं और देश में कोई विपक्ष का नेता, कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धिजीवी, कोई NGO उस पर नहीं बोल रहा। और तब की मैं बात याद दिलाना चाहूंगा कि वो मामला इतना बड़ा था कि तब ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को धमकी दी थी कि मैं आपकी सरकार बर्खास्त कर दूंगा इस बिल के चक्कर में। और तब जो है राजीव गांधी को बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन 1986 का जागरूक हिंदुस्तान 2021 में आकर इतना सुस्त और इतना काहिल और इतना जाहिल हो गया है कि अपनी स्वतंत्रता को लुटते पिटते देख रहा है और चुप बैठा है। अब पेगासस ने क्या किया? पेगासस के पूरे इस वाक़े में हम देखते हैं कि किसके फ़ोन टेप हो रहे हैं? भारत के चीफ जस्टिस के फ़ोन टेप हो रहे हैं। भारत के चीफ जस्टिस पर जिस औरत ने आरोप लगाया, जिसके अंदर भारत के कानून में प्रावधान है कि आप जो है CRPC में जिस औरत के साथ जो है कोई भी यौन उत्पीड़न होता है उसका नाम तक आप नहीं छाप सकते, उसकी सारी बात जो है एजेंसियां सुन रही हैं। उसके 3 फ़ोनों को कंप्रोमाइज़ किया गया पेगासस से। उसके दोनों रिश्तेदारों को, उसके पति और उसके देवर के और भाई के जो फ़ोन जो है उनको टेप किया गया, उनकी बात सुनी गई। भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें कि संवैधानिक पद है, जिनको सारे अधिकार मिले हुए हैं और जब चुनाव होते हैं तो उनकी ताकत जो है प्रधानमंत्री से ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं डालती। तब भी जो है अशोक लवासा के फोन को टेप किया गया, कंप्रोमाइज किया गया। आप देखते हैं कि राहुल गांधी के फोन को कंप्रोमाइज किया गया। हम देखते हैं कि कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, 39 जर्नलिस्ट हैं जिनके फोनों को कंप्रोमाइज किया गया। कितने सारे ब्यूरोक्रेट हैं, सेना के अधिकारी, यानी सेना की भी जासूसी हो रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार के खुद के जो आज के IT मंत्री हैं अश्वनी, उनकी खुद की जो है जांच हो रही है। और दूसरी जो स्मृति ईरानी है जो कि मोदी जी की बड़ी प्रिय मंत्री है, जो क्यों मंत्री है ये लोगों को नहीं पता, उनकी भी जांच हो रही है। तो इसका मतलब कोई एक आदमी है जिसकी निगाह जो है सबकी गतिविधियों पर है। तो ये कौन से आदमी हो सकते हैं? 3 आदमी हो सकते हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, एक देश के गृह मंत्री अमित शाह है क्योंकि उनको जो है शुरू से जासूसी का शौक रहा है, एक माधुरी और या उसका दूसरा नाम कई अलग मानसी रख दिया जाता है तो उसका जिक्र आता है बार बार कि उस औरत की वहाँ पर निगरानी होती थी गुजरात में। या तीसरा आदमी हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल हैं, जिनको जासूस होने का बड़ा शौक है, वो हो सकते हैं। और इन्होंने इस बात को सिर्फ यहीं तक नहीं है कि जासूसी करते हैं, बल्कि जासूसी करने के साथ आपके कंप्यूटर में, आपके नेट में, आपके मोबाइल में, आपके ईमेल में, आपकी व्हाट्सएप चैट में कोई भी बात डाल सकते हैं। और उसके बाद पुलिस आपको कहेगी कि आपने चूंकि ऐसी बात डाली है तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, UAPA में आपको जमानत नहीं मिलेगी और आप स्टेन स्वामी की तरह बिना जमानत के, बिना हियरिंग के, बिना पूछताछ के
सड़ सड़ कर अदालत में या जेल में मर जाएंगे और आपकी जो है पूरी स्वतंत्रता जो है धरी की धरी रह जाएगी। और मैं आज आपको कह सकता हूँ, मेरे साथ का एक वाकया है 2012-13 का, कि जब जो है अल्तमश कबीर हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस होते थे, तो एक MI का बड़ा अफसर मेरे पास आया, तो मैंने उसे देखा कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बॉक्स लेकर खड़ा है गाड़ी में। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो मुझे जानता था, बोला रविंद्र जी हम यहाँ जो है एक कैच वर्ड लेकर आए हैं, उस वर्ड से हम ये मालूम कर सकते हैं कौन आदमी क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई कैच वर्ड डालेंगे? बोला आप एक शब्द बोलो। तो मैंने एक शब्द बोला खोखा, तो उन्होंने एक खोखा शब्द डाला। तो उस समय जो बात है वो अल्तमश कबीर की किसी आदमी से हो रही थी, खोखे की। तो शाम को मैं जो है, चूंकि मेरा उनसे निकटता का एक संबंध था, तो मैं जो है उनसे मेरिडियन होटल में शाम को मिला। मैंने कहा दिन में तो आप खोखे की बात कर रहे थे, आप पे सरकार जो है निगाह रख रही है। तो उन्होंने कहा खोखा जो होता है बंगाल में बच्चे को बोलते हैं, मुन्ना को बोलते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं खोखा। लेकिन मैंने कहा जी इसका मतलब ये भी होता है कि 1 करोड़ रुपए को जो है बंबई में अंडरवर्ल्ड में खोखा बोला जाता है, ब्लैक मार्केटिंग में खोखा बोला जाता है। तो ऐसी हालत में मैंने उनको कहा कि आप जो बात सोचते हैं और हम जो सोचते हैं दोनों में फर्क है। तो उन्होंने कहा मेरी भी निगरानी हो सकती है। और उसके बाद जब मेरे को पता चला कि वो बड़ी जल्दी जो है रिटायरमेंट के बाद चले गए, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये था कि उनको इस बात का हमेशा डर था कि उनकी जो है जांच हो रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, हाई कोर्ट का कोई भी जज, कोई भी IAS ऑफिसर, कोई भी मंत्री और कोई भी ऐसा अधिकारी जो कि समझता है कि मेरे हाथ में ताकत है, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, चाहे राजस्व विभाग का अधिकारी हो या पुलिस का भी अधिकारी हो, कोई भी निगरानी से दूर नहीं है। और इसीलिए जितने भी लोग आज के समय में बात करते हैं वो कहते हैं मोबाइल पे बात नहीं करनी, मोबाइल पे 10 सेकंड से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मोबाइल पे कभी भी बात नहीं करनी है तो लैंडलाइन पे करो या आमने सामने करो। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में आदमियों की स्वतंत्रता, आज़ादी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। पहले की सरकारें कम जिम्मेदार है ऐसा नहीं कह रहा मैं। यानी IB की स्थापना अंग्रेजों ने आप समझिए 18वीं शताब्दी में की थी, तब से लेकर IB चल रही है और उसे जो है संविधान में दर्जा मिला हुआ है, संविधान के अनुच्छेदों में उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, RTI एक्ट में उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी आज़ादी, हम जो कहते हैं कि जो हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे एक पुरानी कहावत है दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैं कहूँगा कि दीवारों के नहीं हर चीज़ के कान होते हैं। आपके जूते भी आपकी बात सुनेंगे, आपकी जो है घड़ी भी आपकी बात सुनेगी, आपका मोबाइल भी आपकी बात जानता है और इसीलिए आप जो है कहीं भी महफूज नहीं है। धन्यवाद।